आज के दिन अगर आप किसी बच्चे को इस कार ब्रांड के बारे में पूछेंगे तो शायद उसे इसके बारे में पता भी नहीं होगा। पर एक टाइम था जब डाकार रैली और वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप्स जीतने वाली ये ब्रांड उस टाइम इंडिया में प्रेजेंट थी और टोयोटा की फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा इसकी पजेरो के फैंस थे। इनफैक्ट इनकी फेमस सेडान लैंसर भी कई लोगों की ड्रीम कार थी और आज उतना ज्यादा फैन फॉलोइंग रखने वाली ये ब्रांड इंडिया में सिर्फ एसी बेचती है। मैं बात कर रहा हूँ मित्सुबिशी की और इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंडिया में मित्सुबिशी के राइज और डाउनफॉल के बारे में कि कैसे 2000s में ये इंडिया की टॉप 5 कार ब्रांड्स में आने लगी थी और सिर्फ 20 साल में मार्केट से कंप्लीटली गायब हो गई, जबकि दूसरी ब्रांड्स जो ऑलमोस्ट उस टाइम इंडियन मार्केट में आई थी वो आज भी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे खड़ी है, जैसे Hyundai या टोयोटा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में सक्सेसफुल रहने के बाद साल 1997 में मित्सुबिशी इंडिया में आई थी और ये वो टाइम था जब कम पॉपुलर कार ब्रांड्स जैसे ओपेल, डेवू और पर्जियो, हाँ उसे प्यूगॉट नहीं बोला जाता, इन जैसी कार ब्रांड्स भी इंडिया में आ रही थी। लेकिन क्योंकि मित्सुबिशी दूसरे देशों में फेमस थी तो इंडिया में काफी लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे और तो और ये ब्रांड मोटर स्पोर्ट्स में भी काफी सक्सेसफुल थी। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप्स और डाकार रैलीज में इनको कई प्राइजेस मिली थी और उनकी उसी सक्सेस से इंडिया में मार्केटिंग करने में भी उन्होंने कोई देरी नहीं लगाई। एक साल बाद 1998 में ही उन्होंने अपनी वर्ल्ड फेमस सेडान लैंसर को भी लॉन्च कर दिया था जो उन रैलीज में यूज होती थी, जिससे ऑब्वियसली नए बायर्स भी आए और फैंस भी खुश थे। अगर मैं सिर्फ लैंसर की बात करूं तो वो खुद में ही एक ब्रांड थी जो शुरुआती के सालों में उसकी तगड़ी सेल्स ही बता रही थी, क्योंकि पहले तो वो एक कंप्लीट फन टू ड्राइव कार थी एंड सेकेंडली रिलायबल भी थी। इनफैक्ट आप आज भी बहुत सारी लैंसर्स को एक अच्छी खासी कंडीशन में रोड पर घूमती हुई देख सकते हैं। इसकी सक्सेस के मजे लेने के 4 साल बाद 2002 में मित्सुबिशी ने लॉन्च करी दी ओजी एसयूवी पजेरो। देख 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 कैसे खड़ा हुआ, देख। मुझे ये फिर से कहना पड़ेगा कि ये एसयूवी शायद खुद में एक ब्रांड थी जैसे आज की लैंड क्रूजर है। पजेरो की भी डिमांड स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी और वो भी तब जब इसकी प्राइस 17-18 लाख रुपए थी। एंड टू बी ऑनेस्ट ये एसयूवी इंडिया में लिबरलाइजेशन जो 1991 में हुआ था विच बेसिकली अलाउड न्यू कंपनीज टू कम टू इंडिया, उससे भी पहले काफी लोगों को इंडिया में ये ऑलरेडी पसंद आती थी जब ये CBU यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट के रूट से इंपोर्ट होकर आती थी। इसीलिए मित्सुबिशी के पास ऑलरेडी एक बना बैठाया मार्केट था पजेरो के लिए जिस पर वो और आगे आ सकते थे और वो उन्होंने किया भी। लैंसर और पजेरो 2000s के शुरुआती टाइम में घर घर का नाम हो गया था। ऑलमोस्ट हर कोई इन कार्स के नाम को जानने लगा था, जैसे आज सब स्विफ्ट या इनोवा को जानते हैं। लेकिन थोड़े ही टाइम में कहानी बदलने वाली थी जिसके बारे में शायद कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता था। वैसे तो इंडिया में मित्सुबिशी के लिए सब चंगा सी था, लेकिन कुछ दबी चीजें थी जो आगे जाके मित्सुबिशी को परेशान करने वाली थी, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम तो इनकी इंडिया में एंट्री लेने के साथ ही हो गया था। मित्सुबिशी भारत में एम्बेसडर वाली कार ब्रांड हिंदुस्तान मोटर्स के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन में आई थी, यानी इस पार्टनरशिप में मित्सुबिशी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैसे करनी है उसकी टेक्निकल गाइडेंस हिंदुस्तान मोटर्स को देती और बाकी प्रोडक्शन का हिसाब किताब HM खुद देखती। इस पार्टनरशिप में HM का ज्यादा कंट्रोल भी था मित्सुबिशी के मुकाबले और वहीं से प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई थी। अब कोई दूसरे की जान तब बचा सकता है जब वो खुद सलामत हो। यहाँ HM खुद अपने बिजनेस को नहीं संभाल पा रही थी क्योंकि उनकी एम्बेसडर और कॉन्टेसा फेल हो रही थी, जिसकी वजह से कम फंड्स के चलते वो मित्सुबिशी के लिए ज्यादा पैसे ही इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसका फायदा दूसरी ब्रांड्स मजे से उठा रही थी मार्केट में आगे रहने के लिए। ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मित्सुबिशी के पास उस पार्टनरशिप में इतनी आजादी ही नहीं थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर पाए जैसे दूसरी ब्रांड्स कर रही थी। ये अजीब भी था क्योंकि अगर मित्सुबिशी नए प्रोडक्ट्स और शायद फंड्स के साथ आती तो इवेंचुअली फायदा HM का भी होता। बहरहाल आगे चलकर इनकी सीडिया, आउटलैंडर और मॉन्टेरो जैसी कार्स आई थी, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियों की वजह से वो मास मार्केट को डिलीवर नहीं हो पा रही थी और इवेंचुअली सब के सेल्स कम भी हो गए थे। सेकेंडली नए प्रोडक्ट्स थोड़े टाइम के लिए इसलिए भी रुक गए थे क्योंकि मित्सुबिशी के ग्लोबल ऑपरेशंस में थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, जैसे फॉक्सवैगन एक डीजल गेट स्कैंडल में फंस गया था जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। जापान के कुछ अथॉरिटीज ने मित्सुबिशी का माइलेज स्कैंडल पकड़ा था जो भी 2008 के ग्लोबल रिसेशन के टाइम पकड़ा गया था, जिससे सब चीजें इनके अगेंस्ट जा रही थी, जिसका बुरा असर स्पेशली इनके इंडियन ऑपरेशंस पर हो रहा था। अब चीजें सही करने के लिए और लॉसेस को थोड़ा कम करने के लिए इन्होंने सारे मोटर स्पोर्ट्स इवेंट से अपना नाम तो हटवा लिया था, लेकिन उससे चीजें कुछ ज्यादा सुधरने नहीं वाली थी और वो थोड़ा सैड भी था क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत से अलग अलग मोटर स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया था। इन सब चेंजेस के बावजूद 2010 में ये कंपनी
बैंकक्रप्ट हो गई, जिससे पुराने कर्जे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन रेनो निसान ग्रुप ने इस मौके का फायदा तुरंत ही उठा लिया और इतनी बड़ी कंपनी को खरीदने में उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। और वो ये करते भी क्यों ना, आखिर मित्सुबिशी के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक कार्स जो थी। अब इंडिया में नए प्रोडक्ट्स ना लाना मित्सुबिशी के लिए भारी पड़ रहा था। 2008 में आउटलैंडर के बाद पूरे 4 साल बाद 2012 में उनकी नई कार पजेरो स्पोर्ट आई थी, वो भी फॉर्च्यूनर की बढ़ती डिमांड को देख उसे टक्कर देने के लिए। अब आज जहां ब्रांड्स एक साल में 4 नए प्रोडक्ट्स लाती है, मित्सुबिशी उसका उल्टा ही कर रही थी। इसके साथ ऊपर से हिंदुस्तान मोटर्स भी मित्सुबिशी को लेकर कुछ सीरियस नहीं हो रही थी, जिससे इंडिया में इनको इतना बड़ा डेंट पड़ गया था कि जो कभी ठीक नहीं होने वाला था। बहरहाल आज मित्सुबिशी और टीवीएस के पार्टनरशिप के बहुत स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि उससे ये ब्रांड फिर से सीबीयू या किसी और रूट से इंडिया में वापस आएगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मित्सुबिशी वापस आने वाली है। बट मैं स्ट्रांगली चाहता हूं कि ये ब्रांड इंडिया में एक दमदार कमबैक करे, जिससे हमें नए लेवल की कार्स दिखे। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या ये ब्रांड फ्यूचर में एक फेरी टेल कमबैक कर पाएगी या नहीं? बताइए कमेंट्स में एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।